to all of you. This is Akanksha Tripathi and welcome to Study Hub. So friends, आज की वीडियो में पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे साथ ही साथ हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्या है? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से या यूनानी भाषा से. तो जो आपका बायोलॉजी शब्द है वो यूनानी भाषा यानी कि आप ग्रीक भाषा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, ग्रीक भाषा से हुआ है. और अगर बात करते हैं यूनानी भाषा की, ये दो शब्द बायोस एंड लोगस से मिलकर बना है, ठीक है, बायो एंड लोगस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बायो का मतलब हो गया लाइफ एंड लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. विज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए भारतीय संसदीय तथा वैज्ञानिक समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 1962 में भारतीय संसदीय तथा वैज्ञानिक समिति का गठन हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. पौधों में संक्रमण प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. मेंडल के द्वारा पौधों में संक्रमण प्रयोग किया गया. और इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था, इसको याद रखिएगा. चलिए इसके साथ ये भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, जगदीश चंद्र बोस. तो इन्होंने जो है मिलीमीटर तरंगे एंड रेडियो जो आपने अपने घरों में देखा होगा, और साथ ही साथ इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था. एंड अगर बात करते हैं बीरबल साहनी की, तो बीरबल साहनी ने जीवाश्म में प्रयोग किया है और इनको जो है जीवाश्म वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है. अब पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन. पहला जो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस दिया है एंड ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है. क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है. शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखिए बेसिकली आपको पता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको ब्लूम ने टोटल 3 वर्गों में विभाजित किया है. कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक. क्रियात्मक को मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहा जाता है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है. अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने महत्व दिया है? अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने महत्व दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर ने, ठीक है. अब रॉबर्ट मेगर के साथ देखिएगा, रॉबर्ट मेगर मेथड भी है जिसको पूछा जा सकता है वो कब विकसित हुआ था? तो 1962 में, ठीक है. कब? 1962 में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. रॉबर्ट मेगर ने ब्लूम के किस पक्ष को व्यवहारिक रूप में विकसित किया है? तो इन्होंने जो है ब्लूम्स के ज्ञानात्मक पक्ष एंड भावात्मक पक्ष को विकसित किया है. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक उद्देश्य को किस विधि में 4 भागों में विभाजित किया गया है? जनरली हम जानते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें जो पहला पार्ट है यानी कि जो पहला भाग है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके जो है टोटल 6 पार्ट हैं, उसको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है. कौन कौन से भाग है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. ज्ञान, बोध, प्रयोग एंड विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन, ठीक है. ये 6 जो है पार्ट्स हैं उसके. लेकिन जो आपका RCM मेथड है उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक उद्देश्य को टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है. वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा. पहला आपका है ज्ञान, बोध, प्रयोग एंड लास्ट में आपका क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट वह
समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो ये एक कोटेशन है, ये किसका कथन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीवेंसन ने ये कथन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के आधार पर अधिगम के प्रकार हैं। यानी कि जो ब्रूनर हैं उन्होंने अधिगम सिद्धांत के आधार पर अधिगम को कितने वर्गों में बांटा है या कितने प्रकार बताए हैं। तो उन्होंने बेसिकली जो है 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ठीक है, अब देखिए एनएक्टिव क्या होता है, जो कि शारीरिक तौर पे वर्क किया जाता है, जैसे कि तैरना, साइकिल चलाना, ये क्या है? शारीरिक क्रिया है। आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक जो है देखकर चीज़ों को सीखना। ठीक है, और सिंबॉलिक जो है उसके तहत शाब्दिक वर्बल टर्म्स या फिर बुक वगैरह को रीड करना, बुक से जो है अधिगम लेना, लर्न करना। तो ये जो है 3 चीज़ें उन्होंने बताया है अधिगम को लेके। ठीक है, यानी कि अधिगम के टाइप्स ब्रूनर ने कितने बताए हैं? 3, एनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, समस्या समाधान विधि के सोपान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समस्या का चयन करना। बिल्कुल सही बात है, पहले हमको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड समस्या का प्रस्तुतिकरण, एंड ऑप्शन नंबर सी है तथ्यों का एकत्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पुनरावृत्ति मेथड यानी कि पुनरावृत्ति रिव्यू मेथड की विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, नहीं को हम सबसे पहले सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि याद रहे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका रिव्यू मेथड है वो जो है उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि रिव्यू मेथड क्या होता है। जैसे कि टीचर्स जो है जो भी प्लानिंग करते हैं, पाठ्य योजना का लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी हैं उसको वो बच्चों को बताते हैं। जैसे कि बार बार उसको पूरा रीड करके और उसको उसका रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो वो होता है पुनरावृत्ति मेथड। सो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो ये तो उच्च कक्षा के लिए प्रभावकारी। तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है ज्ञान को स्थायी बनाना, तो ये भी सही है। एंड सी है शोध कार्यों में अत्यंत उपयोगी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 समय की बचत, सो ये समय की बचत नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग मेथड है। सो यहाँ पे समय की बचत नहीं होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हमसे निगेटिव को पूछा गया है। सो निगेटिव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने बेसिकली लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपके लिए कोटेशन आ गया। उद्देश्य पहले से सोचा हुआ एक लक्ष्य है जो किसी प्रक्रिया को दिशा निर्देश प्रदान करता है या दिशा प्रदान करता है। सो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो ये जॉन डेवी का कथन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये तो रहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इस पे आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य एवं उद्देश्यों में 5 अंतर बताइए। ठीक है, पहला सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षण की त्रिभुजीय प्रणाली क्या है। एंड यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ब्लूम होगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एंड अगला है अन्वेषण विधि के गुण एवं दोष को आपको बताना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कि विज्ञान भ्रमण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसको स्पष्ट कीजिए। एंड लास्ट है आपका स्कूल बागवानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्वेश्चंस एंड आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस